हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं स्टिल का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 136 में गिवन है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा। तो मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन होता है L/325। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/325 ऑफ द स्पान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि एक सेंट्रल लोड कैरी कर रही है, ये डिफ्लेक्शन में शेप हो, इसके लिए जो स्पान टू डेप्थ रेशियो है वो क्या होना चाहिए। तो हम डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, लोडिंग गिवन है उस लोडिंग के लिए, और उसमें हम डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड की कंडीशन के लिए डेल्टा का फॉर्मूला यह होता है, और एम जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है सेंटर पे, जिसकी वैल्यू होती है WL/4। तो इन दोनों इक्वेशन से यूज करके हम L/D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमने ये बेंडिंग की इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई की, M/I = σ/CBC/d/2। इससे हमने m की वैल्यू निकाली। अब m की जो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास लोडिंग की फॉर्म में जो बेंडिंग मोमेंट है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और WL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2 सिग्मा CBC अपॉन I इंटू D इज इक्वल टू WL/4। इट मीन्स WL इज इक्वल टू 8 सिग्मा CBC अपॉन I इंटू डिवाइडेड बाई D। अब डेल्टा वाली जो इक्वेशन है उसमें हम WL की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा वाली इक्वेशन है WL³ अपॉन 48 तो WL की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, बाकी एज इट इज रखेंगे। 8 सिग्मा CBC अपॉन I इंटू I अपॉन D बचा L² अपॉन 48 EI। I से I कैंसिल आउट हो गया, 8 से ये 6 टाइम्स हो गया कैंसिल आउट। अब मुझे पता है कि डेल्टा होता है वो इक्वल होता है L/325। तो डेल्टा की जगह यहाँ पे लिख दें L/325। 8 कैंसिल हो गया, सिग्मा CBC, I भी कैंसिल हो गया, L² है, L² यहाँ पे बच गया डिवाइडेड बाई 48 E इंटू D। L² से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो L बच जाएगा। हमें अल्टीमेटली चाहिए L/D का रेशियो, तो L/D विल बी इक्वल टू 48 E अपॉन 325 सिग्मा CBC इसको अब हम यहाँ पे E और सिग्मा CBC की वैल्यू पुट करनी है। E हमें पता है कि होता है 2 इंटू 10⁵ और सिग्मा CBC जो कि बेंडिंग में अलाउड स्ट्रेसेस होते हैं 0.66 FL। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 48 इंटू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 325 इंटू सिग्मा CBC 0.66 FY की जगह लिखेंगे 250। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंडीशन गिवन है इसके लिए वैल्यू आएगी 22.3। तो अब वैल्यू आई है वो 22.3 आई है L/D का रेशियो जो आया है। और अब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप एग्जाम में भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो याद रखने की बजाय, कुछ अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे क्लोज यही है 22.3 के, तो 24 से लेस होना चाहिए। आई होप किसी को यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि लेस हो गया ग्रेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेटर होगा अगर ये L/D रेशियो 24 से, उस केस में जो हमने डिफ्लेक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ली है उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि L को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138। क्वेश्चन 138 में पूछा है कि कोई इफेक्टिव लेंथ L, जो इफेक्टिव लेंथ होगी एक सिंपली सपोर्टेड बीम की, जिसकी लेंथ है वो L है, और उसके एंड्स है वो रिस्ट्रेंट है अगेंस्ट टॉर्जन, और जो एंड्स ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज है वो पार्शली रिस्ट्रेंट है अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग। तो ये डिफरेंट केसेस के लिए गिवन है कि किस टाइप के एंड कंडीशन के लिए
इफेक्टिव लेंथ हम सिंपली सपोर्टेड बीम की क्या कंसीडर करेंगे, तो ये कोड में भी गिवन है, जो रिसेंटली वाला कोड है 2007 वाला, उसमें पेज नंबर 58 पे टेबल गिवन है जिसपे ये इफेक्टिव लेंथ का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये मैंने बुक में भी गिवन है सेम चीज कोड से, तो बुक का मैंने ये पेज लगाया। इसमें हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो है कि रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन और पार्शियली रिस्ट्रेंड है अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग। तो ये बी वाला केस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लेंजेस पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, और इस केस में इफेक्टिव लेंथ है वो 0.85 ऑफ 0.85 इंटू एल या 0.85 ऑफ स्पैन होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 0.85 इंटू स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। क्वेश्चन 139 है कैंटिलीवर बीम के रिगार्डिंग, जिसकी लेंथ है वो एल है, सपोर्ट पे वो बिल्ट इन है, फिक्स सपोर्ट है, और फ्री एंड पे रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्जन है। इस केस में इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो पूछी गई है। तो ये बीसी पुणे की जो स्टील की बुक है उसमें एक गिवन है डिफरेंट टाइप की कंडीशंस के लिए कैंटिलीवर के केस में। क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है, एक तो बिल्ट इन एट द सपोर्ट है और दूसरा रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्जन है। तो रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्जन इस वाले केस में भी है और इस वाले केस में भी है। इसमें रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन भी है टॉर्जन के साथ में। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, तो हम बी वाला केस मानेंगे, और बी वाले केस के केस में एल इफेक्टिव होता है 0.75 इंटू एल। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 0.75 एल, जो कि गिवन है यहाँ ऑप्शन बी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। यहाँ पे गिवन है कि कोई कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ एल है, वो सपोर्ट पे कंटिन्यूअस है और वो अनरिस्ट्रेन्ड है अगेंस्ट टॉर्जन एट द सपोर्ट। जो यहाँ पे सपोर्ट, उसको कैंटिलीवर बीम को जो सपोर्ट लगा हुआ है वहां पे वो अनरिस्ट्रेन्ड है अगेंस्ट टॉर्जन, और दूसरे वाले एंड पे वो फ्री है। तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो कैंटिलीवर बीम के डिफरेंट एंड कंडीशन, ये टेबल गिवन है बीसी पुणे की जो स्टील की बुक है उसमें ये टेबल गिवन है डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए। क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि कंटिन्यूअस एट द सपोर्ट एंड अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन एट द सपोर्ट एंड फ्री एट द एंड। तो ये वाला केस है क्वेश्चन में हमने जो पूछा है। तो यहाँ पे एल ही हो जाएगा 3L के इक्वल। देखते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 3L। और इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को इजी लगते हैं काफी, कि हाँ छोटा सा क्वेश्चन है जस्ट वैल्यू याद रखनी है, बट एग्जाम में काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मल्टीपल रिविजन करके अच्छे से याद जरूर करें, अदरवाइज एग्जाम में नहीं आउटपुट मिल पाता इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 141। यहाँ पे पूछा है परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस इन स्टील। परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस होते हैं 0.75 FY। तो 0.75 इंटू 250, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। तो ये होगा 187.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 1875 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सबसे क्लोज ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 142 में पूछा है कि जो वेव क्रिपलिंग अकर होती है बीम के केस में टाइप ऑफ फेलियर होता है वेव क्रिपलिंग, तो ये कौन से पॉइंट पे अकर होगा। तो इसके लिए हम समझते हैं एक बार क्या होता है वेव क्रिपलिंग। बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग होती है, तो कहीं पे कोई कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है या फिर कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है या फिर इस टाइप से नीचे से रिएक्शन आ रहा है। उस केस में काफी बार स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि वो लोड बहुत कम एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस टाइप में वहां पे जो बीयरिंग में फेलियर हो जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फेल हो जाता है और लोड है वो फ्लेंज पे आता है। फ्लेंज पे विड्थ ज्यादा है, फ्लेंज में इशू नहीं होता कंसंट्रेशन का, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इशू। फ्लेंज से वेब में लोड ट्रांसफर होता है, वेब में एरिया मिलता है, वो लोड रेजिस्ट करने के लिए काफी कम होता है और उस केस में वहाँ पे स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। फ्लेंज के जस्ट नीचे जो भी लोड ट्रांसफर होगा उसके बाद ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आगे के लिए हम देखें तो यहाँ पे तो ये ज्यादा विड्थ में स्प्रेड हो चुका है, तो ये ज्यादा क्रिटिकल नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे एरिया बढ़ गया है। इस टाइप का फेलियर जो कि कंसंट्रेटेड लोड के कारण आता है और वेब में इस टाइप से बीयरिंग फेलियर होता है, वो होता है वेब क्रिपलिंग। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा,
कंसंट्रेटेड लोड, या काफी बार रिएक्शंस के फॉर्म में पूछा जाता है, या तो कंसंट्रेटेड लोड होता है इसका रीजन, या फिर कहीं पे रिएक्शंस आ रहे हैं सपोर्ट पे, तो वहां पे भी वेव ट्रिपलिंग का फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है। ये जो पिछले क्वेश्चन में हमने वेव ट्रिपलिंग के रिगार्डिंग डिस्कस किया, उसी के बारे में है। यहाँ पे जस्ट हमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं। जो कंसंट्रेटेड लोड है उसके कारण वेव में जो कंसंट्रेटेड स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं। और स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। लोड को हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेसेस आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है कोई डब्ल्यू, बी विड्थ की कोई प्लेट है, उस पर लोड लग रहा है डब्ल्यू। फ्लेंजेस में जब ये लोड है तो फ्लेंजेस में एरिया काफी ज्यादा है, फ्लेंजेस की विड्थ ज्यादा है, तो एरिया काफी ज्यादा है, तो वहां पे स्ट्रेसेस इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो रहे। लेकिन जब ये लोड नीचे वेव वाले पोर्शन में ट्रांसफर होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और उसके कारण ट्रिपलिंग फेलियर होते हैं। हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक अजम्पशन होता है कि ये जो लोड ट्रांसफर हो रहा है नीचे की तरफ, ये 30 डिग्री के एंगल पे डिस्पर्स हो रहा है। तो इस अजम्पशन के साथ हम ये विड्थ निकालेंगे कि लोड जब टॉप वाले पॉइंट से इस वाले सेक्शन पे आएगा, जस्ट फ्लेंज वाले पोर्शन के नीचे, तो उस केस में उसकी टोटल एरिया होगा कंट्रीब्यूशन का, वो कितना होगा, उसके स्ट्रेसेस होंगे वो कितने होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली फेलियर होगा तो यही होगा इसके जस्ट नीचे, क्योंकि उसके आगे तो फिर डिस्पर्जन के कारण उसको और ज्यादा विड्थ बढ़ती जाएगी। तो सबसे मिनिमम विड्थ यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा फेलियर होगा। तो यहाँ पे हमें निकालनी है टोटल विड्थ। ये वाली जस्ट इसके नीचे वाली तो विड्थ है वो बी हो जाएगी, और ये दोनों साइड्स की जो एक्स्ट्रा विड्थ है ये निकालनी है। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लें तो ये एंगल है 30 डिग्री, ये है H2। H2 ये जो फ्लेंज वाला पार्ट है इसकी थिकनेस है, ये डेप्थ कह सकते हैं। H2 ये है यहाँ पे, ये 30 डिग्री। हमें ये वाली डायमेंशन निकालनी है जिसको मैं L से डिनोट कर रही हूँ। H2 अपॉन L हो जाएगा 1/√3 tan 30, और L हो जाएगा H2 इंटू √3। 30 डिग्री का एंगल दोनों साइड डिस्पर्स हो रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे अगर काफी बार रिएक्शंस का भी पूछ लिया जाता है, अगर रिएक्शन का पूछा जाए तो वो एक ही साइड में डिस्पर्स होगा, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है तो वो इधर की साइड ही डिस्पर्स होगा, इधर तो नहीं डिस्पर्स हो पाएगा क्योंकि बिल्कुल एंड पे रिएक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल वेट होगी वो B प्लस 2H2 √3 हो जाएगी, क्योंकि H2 √3 ये वाला पोर्शन, H2 √3 ये वाला पोर्शन। अब हमें निकालना है स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेसेस हो जाएगा लोड W अपॉन विड्थ B प्लस 2H2 √3 मल्टीप्लाई बाई विड्थ। विड्थ यहाँ पे हम वेव की विड्थ लेंगे तो ये वाली विड्थ है TW, तो मल्टीप्लाई बाई TW। और अगर सेफ है या नहीं ये चेक करना होता है तो इसको 0.75 FY से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये ब्रीडिंग जो स्ट्रेसेस है वो है ये वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, W अपॉन 2H √3 इंटू TW। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144। 144 में है ये बिल्टअप सेक्शंस के रिगार्डिंग में। क्या होता है, कभी जो हम जेड रिक्वायर्ड, जो हमने जेड कैलकुलेट किया कि इतना जेड हमें चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, वो सफिशिएंट नहीं होता। पर्टिकुलर बीम के लिए जो जेड कैलकुलेट किया हमने वो सफिशिएंट नहीं है, जो आई सेक्शन है उसका जेड सफिशिएंट नहीं है, वो उससे कम है जेड रिक्वायर्ड से। तो इस टाइप के केसेस में हम एक कवर प्लेट दोनों साइड फ्लेंजेस के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। आई सेक्शन के ऊपर एक कवर प्लेट प्रोवाइड करा दी कि अब जो जेड रिक्वायर्ड है उसके इक्वल पहुंच जाए इसका जेड। क्वेश्चन में हमने पूछा है कि एरिया ऑफ कवर प्लेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वाली जो डेप्थ है ये h है, तो कवर प्लेट का जेड प्लस आई सेक्शन का जेड मिला के इक्वल होगा जेड रिक्वायर्ड के। तो एक तो आप फॉर्मूले में देख के सीधा ही पता कर सकते हो कि एपी क्या पर्पज फुलफिल कर रहा है, कि जितना जेड रिक्वायर्ड से जेड बीम का जितना कम पड़ रहा है ना, तो उसको कंपनसेट कर रहा है। तो ऑप्शन डी होगा। आप कंसेप्चुअली थोड़ा सा अगर इसका जानना चाहो तो क्या होता है, जेड होता है आई अपॉन वाई। कवर प्लेट के लिए मैं अगर अप्रोक्सीमेटली आई का फॉर्मूला लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ एपी इंटू एच स्क्वायर।
प्लस AP इंटू एच स्क्वायर, दोनों साइड का और प्लेट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, तो ये आई आ गया। वाई यहाँ पे होगा वो h/2 हो जाएगा। जेड जो होगा वो हो जाएगा AP एच स्क्वायर, 2AP एच स्क्वायर लिख देते इसको, अपॉन h/2। तो इसका जो जेड आएगा वो आएगा AP इंटू एच, जो दोनों कॉर्पोरेट्स का जेड आएगा वो AP इंटू एच आएगा, और जो रिक्वायर्ड है वो इक्वल होगा जेड ऑफ बीम प्लस जेड ऑफ कवर प्लेट। जेड ऑफ कवर प्लेट है AP इंटू एच, तो यहाँ से एच आ जाएगा, वो आ जाएगा जेड रिक्वायर्ड माइनस जेड बीम अपॉन एच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कवर प्लेट है वो दोनों साइड है ऊपर नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 145 में पूछा है कि कैलकुलेटेड जो कवर प्लेट का एरिया जो आया है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेट किया, तो उसमें होल्स भी बनेंगे, तो उसके कारण जो उसका एक्चुअल एरिया है वो कुछ कम हो जाएगा, जो इफेक्टिव एरिया है। तो हम कितना परसेंट एक्स्ट्रा हम उसमें ऐड करते हैं कि जो अलाउंस रखते हैं रिवेट होल्स के लिए। तो जो BC पुणे की बुक है उसमें ये गिवन है 10%, और जो NPTEL के लेक्चर वीडियो है उसने इसको बोला है अबाउट 10 to 20%। तो वैसे तो 10 to 20% के आसपास वाले सारे ऑप्शन ही सही हो सकते हैं। आंसर की में आंसर ऑप्शन बी है, बट मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए है वो बी से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये बुक में एज इट इज अवेलेबल भी है। 13% कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा वो 10% ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। बाकी ये ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इतना ही लेते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसलिए किसी बुक में आपको कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एट लास्ट मैटर ये करता है कि जो स्ट्रक्चर आ रहा है डिजाइनिंग में वो सेफ आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 146। 146 तो काफी सिंपल है, इसमें बिल्टअप बीम का बोला है, बट कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके लिए सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। बस बिल्टअप बीम में हम आई निकालेंगे तो हम कवर प्लेट और जो बीम है उन दोनों का आई निकालेंगे, तो FBC हो जाएगा M/I एक्सिस इंटू y1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है, लिंटल की लोडिंग के रिगार्डिंग है कि लिंटल की जो लोडिंग है उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किस कंडीशन में करेंगे कि उसके हाइट और इफेक्टिव स्पैन में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो दोनों में। तो यहाँ पे दो टाइप के केसेस बनते हैं लिंटल की लोडिंग के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई डोर की ओपनिंग है और इसका जो ये है ये लिंटल है यहाँ पे, और लिंटल की जो लेंथ है वो L है। तो इसकी लोडिंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं इसके ऊपर, जिसकी सारी साइड्स हैं वो L है, एंगल है वो 60 डिग्री है। तो जितना भी वॉल मैसनरी का पार्ट इस ट्राइंगल में आ रहा है वो सारा का सारा लोड जाएगा लिंटल पे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लिंटल के लिए जो लोडिंग होगी वो ट्राइंगुलर लोडिंग होगी। ये उस केस की बात है जब स्लैब है वो ट्राइंगल से ऊपर है, जैसे कि स्लैब है वो यहाँ पे है। दूसरा केस बन सकता है कि स्लैब यहाँ पे ना होके स्लैब कहीं ट्राइंगल को कट कर रही है, जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसको कट करते हुए स्लैब ऐसे जा रही है। सेकंड वाले पार्ट में जब हम लोड कैलकुलेट करते हैं, ये सेकंड वाले केस में, तो वहां पे तीन डिफरेंट टाइप की लोडिंग आती है। एक तो जो वॉल मैसनरी के पार्ट को हम पहले ट्राइंगुलर लोडिंग ले रहे थे, उसको अब हम एज यूडीएल लेंगे, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर लोडिंग लेंगे। तो जो वॉल मैसनरी का पार्ट है वो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लोडिंग की वजह से लिंटल पे आएगा, जितना स्लैब से नीचे है उतना पोर्शन। उसके बाद स्लैब का खुद का वेट भी लिंटल पे आएगा, प्लस स्लैब के ऊपर अगर कोई पैरापेट वॉल बनी हुई है तो इसका भी कुछ पोर्शन है वो लिंटल पे आएगा। तो क्वेश्चन में इसने यूडीएल पूछा है, तो यूडीएल सेकंड वाले केस में हम कर रहे हैं जहां पे वॉल मैसनरी वाला पार्ट यूडीएल है, टोटल लोड यूडीएल नहीं है, जितना वॉल की मैसनरी का लोड आ रहा है लिंटल पे वो एज ए यूडीएल एक कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो हमें कंपेयर करना है जो लिंटल और स्लैब के बीच की डिस्टेंस है, या जो हाइट ऑफ मैसनरी अबव लिंटल है, उसको हमें कन्वर्ट करना है, कंपेयर करना है सॉरी, लिंटल की इफेक्टिव लेंथ से या इफेक्टिव स्पान से। ट्राइंगल जो है उसकी हाइट निकालने के लिए हम ये ट्राइंगल कंसीडर किया, ये वाली हाइट हमें कैलकुलेट करनी, इसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल एच से। ये वाली जो डायमेंशन होगी वो L/2 होगी। यहाँ पे हम 1060 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1060 √3 विल बी इक्वल टू
h/l/2 और h यहाँ पे हो जाएगा वो l/2 इंटू √3 हो जाएगा। l के टर्म में अगर हम h को कैलकुलेट करें तो ये कुछ 0.866 कुछ आएगा, 0.866 l इक्वल टू आएगा h। मतलब जो हाइट है स्लैब की, लिंटल से ऊपर की जो स्लैब की हाइट है वो 0.866 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल है। तो उस केस में यूडीएल का केस बनेगा। अगर इससे ज्यादा है तो यूडीएल का केस बनेगा। एच है वो अगर इससे कम है तो लोडिंग होगी वो ट्राइंगुलर होगी, और अगर एच इससे ज्यादा है तो उस केस में 0.866 एल से अगर एच ज्यादा है उस केस में ट्राइंगुलर स्लैब को कट करेगा और वो 3 टाइप की लोडिंग जो हमने भी डिस्कस की वो आएंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वो सबसे क्लोज ऑप्शन है। यहाँ पे आंसर की में आंसर गिवन है वो डिफरेंट है, बट जो लिंटल के रिगार्डिंग जो भी थ्योरीज गिवन है कि कैसे हम वहाँ पे टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं वो एक स्पेशल केस यही है जिसमें कि यूडीएल लग रहा है, मतलब यूडीएल के जैसे हम उसको अज्यूम करते हैं। और वहाँ पे यही कंडीशन होती है कि ट्राइंगुलर की हाइट को हम स्लैब की जो लिंटल के बीच की डिस्टेंस है उससे कंपेयर करते हैं। तो उस थ्योरीज के बुक में जो थ्योरी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन बी है। और ये सेम चीज अगर आपने आरसीसी के सॉल्यूशन देखे होंगे तो वहां पे भी डिस्कस किया था, लोडिंग लेने का तरीका एक ही होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। यहाँ पे पूछा है कि जो जैक आर्च स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइज है वो आर है, तो साइड थ्रस्ट जो टाई रोड्स में आएगा वो कितना होगा। ऐसा कुछ होता है जैक आर्च शूट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये राइज है और ये यहाँ पे स्पैन है, और दूसरा यहाँ पे जो टाई रोड्स में जो ये टाई रोड है तो इसमें जो साइड थ्रस्ट आएगा वो होगा WL/8R। तो ऐसा से यहाँ पे कुछ गिवन तो नहीं है बुक में कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, कैसे इसको कैलकुलेट किया हुआ है, बट याद रखना है तो इस हिंट का हेल्प ले सकते हो कि जो 2 हिंज और 3 हिंज आर का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो होता है इक्वेशन वो भी यही होती है, वो होती है WL/8H। तो एच को अगर आर से रिप्लेस कर दें, डब्ल्यू यहाँ पे टोटल लोड है, तो ये आंसर हो जाएगा वो WL/8R हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी WL/8R। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 कि राइज जो हम जैक आर्च में रखते हैं वो स्पैन का कितना टाइम रखते हैं। तो ये गाइडलाइन बुक में गिवन है कि जैक आर्च का जब डिजाइन करते हैं तो उसकी जो राइज रखा जाता है वो 1/8 to 1/12 ऑफ स्पैन रखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 1/8 to 1/12 ऑफ स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। यहाँ पे पूछा है कि एक बीम का अनदर बीम से हम कनेक्शन कर रहे हैं और हम टॉप और बॉटम पे एंगल लगा रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि कौन से टाइप का कनेक्शन है। तो ये डिफरेंट टाइप के कनेक्शन पॉसिबल है, बीम से बीम का और बीम से कॉलम का। तो पहले हम उन कनेक्शन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में गिवन है सीटेड कनेक्शन। तो सीटेड कनेक्शन समझते हैं। सीटेड कनेक्शन क्या होता है कि ये बीम है, इसको हमें इस कॉलम से कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे बीम को कनेक्ट कर दिया, ऊपर ये एक एंगल लगा दिया, नीचे ये दूसरा एंगल लगा दिया, और ये एंगल है सीट एंगल। ऊपर वाले को स्लीट एंगल बोला जाता है, नीचे वाले को सीट एंगल बोला जाता है। इसी केस में अगर ऐसा हो कि बीम पे जो लोड आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा है तो हमें सीट एंगल को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, और इसके लिए हम इसके साथ में स्टिफनेस भी अटैच कर देते हैं। उस केस में इसको बोल देंगे स्टीफन्ड सीट कनेक्शन। अगर स्टिफनेस नहीं यूज की है तो वो हो जाता है अनस्टीफन्ड सीट कनेक्शन। ये कनेक्शन एक बीम से कॉलम का। इसके अलावा बीम से बीम का जो कनेक्शन पॉसिबल वो होता है फ्रेम्ड कनेक्शन, जहाँ पे दोनों साइड्स में एंगल लगा दिए जाते हैं। उन एंगल को बोला जाता है फ्रेमिंग एंगल। एक एंगल जैसे यहाँ लगाया, दूसरा इसी तरीके से दूसरी साइड एक एंगल से कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा सेम टाइप का कॉलम से बीम में भी कनेक्शन हो सकता है, फ्रेम्ड कनेक्शन। ये है एक फ्रेम्ड कनेक्शन कॉलम से बीम का, ये फ्रेमिंग एंगल है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे भी एक एंगल कनेक्ट किया गया है, बट ये जो एंगल है ये इरेक्शन सीट है, ये लोड ट्रांसफर के लिए यूज नहीं होता है।
लोड जो सारा ट्रांसफर होगा वो सारा फ्रेमिंग एंगल की हेल्प से होगा। ये डिजाइन किए जाएंगे लोड ट्रांसफर के लिए। तो ये 4 टाइप के कनेक्शन पॉसिबल है कॉलम टू कॉलम में। कॉलम टू बीम में 3 टाइप के पॉसिबल है, स्टीफन्ड, अनस्टीफन्ड, दोनों सीटेड के टाइप है। तीसरा होता है फ्रेम्ड कनेक्शन। बीम से बीम की बात करें तो सीटेड पॉसिबल नहीं हो पाता, वहां पे कनेक्शन होता है वो फ्रेमिंग एंगल से फ्रेम्ड कनेक्शन ही होता है। काफी बार स्पेस ज्यादा हो तो यहाँ पे एक एंगल कनेक्ट कर दिया जाता है टेम्परेरी, ताकि कनेक्शन में सिंपल रहे, और काफी बार उसको रिमूव भी कर सकते हैं कनेक्शन होने के बाद में। बट लोड ट्रांसफर वाला जो एंगल है वो टॉप और बॉटम में नहीं प्रोवाइड किया जाता अगर बीम से बीम का कनेक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो कनेक्शन गिवन, जो ऑप्शंस गिवन है वो सीटेड, अनस्टीफन्ड, सीटेड, स्टीफन, सीटेड गिवन है, जो कि टाइप ऑफ कनेक्शन एक बीम से कॉलम के कनेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन में जो है वो बीम टू कॉलम होना चाहिए था, तो ये अनदर बीम की बजाय यहाँ पे कॉलम होना चाहिए था। तो उस केस में हम कह सकते थे कि सीटेड कनेक्शन है। और अगर सीटेड है तो या तो स्टीफन या अनस्टीफन, इन दोनों में भी कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। बट यहाँ पे गिवन नहीं है कि स्टीफन है या नहीं है, तो हम सीटेड कनेक्शन ज्यादा जनरलाइज्ड आंसर है, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। बट बीम से बीम का सीटेड कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। हमने सारे टाइप के कनेक्शन डिस्कस किए, ये इतने टाइप के कनेक्शन से पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे आपको ये कनेक्शन करेक्शन करना पड़ेगा। बीम टू कॉलम देन सीटेड कनेक्शन होगा। और अगर हम बीम टू बीम कर रहे हैं तो उस केस में फिर एक ही पॉसिबल आंसर में फ्रेम्ड कनेक्शन। उस केस में फिर ये होगा, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में तो करेक्शन होगा नहीं, फिर आंसर में कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे फिर नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीम से बीम का जो कनेक्शन होता है वो फ्रेम्ड कनेक्शन होता है, वो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।